नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक का जवाब दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राए क़वानीन पर बोलते हुए अपोजिशन और एहतजाजी किसानों को आड़े हाथों लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन पर ज़राए क़वानीन से मुतालिक इस्लाहात पर यू-टर्न लेने का इल्जाम लगाया, तो वहीं एमएसपी को हमेशा बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और ऐसे किसानों की संख्या 12 करोड़ है। क्या इन 12 करोड़ किसानों के प्रति हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है? क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? 2014 के बाद हमने कुछ परिवर्तन किए। हमने फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया ताकि किसान, छोटा किसान भी उसका फायदा ले सके और बहुत मामूली रकम से ये काम शुरू किया और पिछले 4-5 साल में फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए, ये छोटी रकम नहीं है, 90,000 करोड़ रुपए उसके क्लेम किसानों को मिले हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए हमने पहली बार पेंशन की सुविधा की योजना लेकर के आए और मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे हमारे छोटे किसान भी आ रहे हैं। और कांग्रेस के भी हर किसी ने, हर सरकार ने कृषि सुधारों की वकालत की है, कोई पीछे नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कर पाए नहीं कर पाए अलग बात है, लेकिन ये होना चाहिए, ये बात हर एक की निकली हुई है और आज नहीं, जब भी जो जहां थे सबने की हुई है। और शरद राव जी ने तो अभी एक बयान भी दिया कि मैं सुधारों के पक्ष में हूं। ठीक है, पद्धति के संबंध में उनके मन में सवाल है, लेकिन सुधारों का विरोध नहीं किया है। ये सारी बातें पिछले 2 दशक से लगातार चल रही है, हर फॉरम में चली है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे आने के बाद में हर ने कहा और हर एक को लगा कि अब समय आ गया, हो जाए, अब समय आ गया। ये ठीक है, फुट स्टॉप कॉमा कोई इधर उधर हो सकता है, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई हमारे समय की सोच बहुत ही बढ़िया थी। मैं भी दावा नहीं कर सकता हूं कि हमारे समय की सोच बढ़िया है, 10 साल के बाद कोई नई सोच आ ही नहीं सकती। ऐसा नहीं होता है जी, रुकावटें डालने से प्रगति कहां होती है जी। और इसलिए, लेकिन मैं हैरान हूं, अचानक यू टर्न ले लिया भाई, ऐसा क्यों किया? आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने किसान को उपज बेचने की आजादी दिलाने, भारत को एक कृषि बाजार दिलाने के संबंध में अपना इरादा व्यक्त किया था और वो काम हम कर रहे हैं। और मुझे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि देखिए, मनमोहन सिंह जी ने कहा था वो मोदी को करना पड़ रहा है। कोई भी हम कई कानून है, हर कानून में 2 साल 5 साल के बाद, कभी 2 महीने 2-3 महीने के बाद सुधार करते ही करते हैं। हम कोई स्टैटिक अवस्था में जीने वाले लोग थोड़े हैं जी। जब अच्छे सुझाव आते हैं तो अच्छे सुधार भी आते हैं और सरकार भी अच्छे सुझावों को, और सिर्फ हमारी नहीं, हर सरकार ने अच्छे सुझावों को स्वीकार किया। यही तो लोकतंत्र की परंपरा है। और इसलिए अच्छा करने के लिए अच्छे सुझावों के साथ, अच्छे सुधारों की तैयारी के साथ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आइए हम देश को आगे ले जाने के लिए, कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियां मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले। कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा।
ये सदन की पवित्रता समझे हम। जिन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एमएसपी वाले बयान पर अपोजिशन लीडरों का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किसानों के एहतजाज को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट का इजलास चल रहा है, इसी दौरान ज़राए कवानीन में तरमीमात के जरिए फिर से पार्लियामेंट में पेश करे। कानून में क्यों नहीं डालते हैं? कानून में डाल दें। कानून किस लिए बनाया है अगर उसमें नहीं डाल सकते तो? अगर नहीं डाल सकते तो उसका मतलब कोई ना कोई इसमें दो राय हैं। His statement on the MSP that was passed by the governments, there is no single mention about the MSP. So my question is this: which is more relevant, the bill or the words? I believe bills are important. So the idea of the PM speech was just to confuse the nation, so it is most unreliable. और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए कि मंडियों, राज्य मंडियों के अलावा जो निजी मंडियां होंगी उन्हें एमएसपी देनी होगी, तो वो कहाँ लिखा हुआ है कानून में? उन पे कहाँ बाध्यता है? ये बाध्यता तो राज्य की जो मंडियां हैं उन पे है, सरकारी मंडियों पर, निजी मंडियों पर नहीं है। कानून में कहीं व्यवस्था नहीं है। लोग यही तो मांग कर रहे हैं। तो क्या कि बातचीत के भी उन्होंने कहा है कि दरवाजे खुले हैं? तो बातचीत तो चल ही रही है रोजाना, लेकिन वो बेनतीजे बातचीत है। सब अपने अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। किसानों की जायज अब सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि ये या तो रिपील कर को। अच्छा, रिपील करने में क्या दिक्कत है? हाउस चल रहा है, अब दोबारा ले आइए बिल संशोधित करके। बस देखिए, विषय ये नहीं है कि एमएसपी की घोषणा होगी। विषय ये है कि एमएसपी पे सरकारी खरीद पूरी होगी या सरकार खरीद से पीछे हटेगी और निजी बड़ी कंपनियां खरीद के लिए आएंगी, जो कि बिना एमएसपी के एमएसपी से नीचे भी खरीद सकती हैं। आज प्रधानमंत्री जी की जो किसान के बारे में जो उन्होंने कहा, उसको सुन के कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। दुर्भाग्य है कि अभी तक सरकार स्थिति गंभीरता को नहीं समझ पा रही है और जो किसान, देश का किसान एकजुटता से जो मांग कर रहा है सरकार से इन तीनों कानूनों को वापस लेने की बात, उसको लेकर सरकार अभी भी राजहट पे कायम है, ऐसा दिखाई दिया। किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की जा रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हुकूमत पहले कवानीन वापस ले। नहीं, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने तो कहा है ना कि बिलों को वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बनाओ, ठोस नीति एमएसपी पे बननी चाहिए, देश के किसानों को उसी से ही लाभ होगा। कृषि मंत्री पूछ रहे हैं कि कानून में काला क्या है, इसका जवाब। हमने ये कहा कि जब वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो सफेद वो काला निकाल दे, जो बचेगा फिर देखेंगे। पहले वे तो निकाल लें। वे 15 संशोधन करना चाहते हैं उसमें, वे पहले 15 करे और फिर बतावे, तो इसका मतलब काला है, वे बतावे कौन कौन सा काला है वो। अब सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। अब इसका अगला एजेंडा क्या रहेगा उनका? ये किसान देश का एक है, ना छोटा बड़ा है ना वो है। ये छोटे का ही तो आंदोलन है, ये बड़ों का तो आंदोलन नहीं। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम के मुताबिक मुखालिफत जमहूरी हक है और मुखालिफत का मतलब मुल्क की मुखालिफत नहीं होता है। पी चिदम्बरम ने मरकज को निशाना बनाते हुए कहा कि इंसानी हुकूक की कोई सरहद नहीं होती है, लेकिन बीजेपी जोर देती है कि या तो आप हमारी तरफ आएं, नहीं तो आप मुल्क के गद्दार हैं। The Prime Minister should call dissenters as agitationists. In fact, he said it in a pejorative way. Dissent is the essence of democracy. Every true democracy, there will be some people who will dissent. Dissent does not mean that you are an agitationist, you are anti-national, or you're indulging in treasonable activity. Somehow the BJP has
said either my way or you're all anti-national. And I'm surprised that the Prime Minister should say or invent a new expansion for FDI. Human rights knows no borders. You have a famous organization called Doctors Without Borders. Human rights knows no borders. No one can say that someone who's concerned by human rights should not comment. Did not India comment on the Trump supporters storming Capitol Hill? Does not India comment on what's happening in Sri Lanka or Nepal or even Pakistan? Therefore, human rights activists will comment. You must take that comment in the good spirit and address the issues which give rise to that comment. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुलाम नबी आजाद हमेशा शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं और गैर पार्लियामानी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करते हैं। सभी को उनसे सीख हासिल करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात कराने से मुतालिक आजाद के बयान का हवाला भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि सरहद पर फौज ने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया है। मैं आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था। वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है। उनके दिल में ये होना पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा उस दिशा में हमारा वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिंदुस्तानी के इस बात पर गर्व है। LAC पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चमोली के तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जंगी पैमाने पर फौज और ITBP टनल से मलबे को हटाने का काम कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी सिर्फ 100 मीटर तक मलबा हटाया जाना बाकी है। फौज और ITBP के मुताबिक इस टनल में 30 से 35 अफराद फंसे हुए हैं। था डेड बॉडी का नंबर था, उसमें जो चेंज है कि अभी तक 18 डेड बॉडी हमने रिकवर कर ली हैं और कुल मिसिंग का नंबर 202 पे पहुंचा है। अब उसमें से कुछ लोगों के नाम नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ठेकेदार कह रहे मेरे इतने लेबर थी इतने लेबर थी, तो हो सकता है एक्चुअल उससे कम हो क्योंकि नंबर्स हैं वो नाम नहीं है। कुछ 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नंबर से नाम नहीं है। तो फिर भी जिसने लिखवाया है कुल मिला के 202 लोग हैं, जिसमें से 2 हमारे पुलिस वाले हैं, 11 लोग गाँव के हैं और 189 लोग दोनों प्रोजेक्ट पे काम करने वाले बताए गए हैं। जो इन्हीं 202 में से 18 की डेड बॉडी मिल चुकी है और इन्हीं 202 में से 25 से 30 आदमी जो टनल के अंदर हैं, जिनका अनुमान है कि इतने होंगे, हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हों। टनल की स्थिति है कि 180 मीटर के बाद एक बेंड है, तो उसमें हमने पूरा मलबा क्लियर करा लिया करीब 80 मीटर का। उसके आगे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, JCB वगैरह लगी हैं, तो हमें उम्मीद है कि शाम तक कुछ सफलता हासिल होनी चाहिए टनल को खोलने में। टनल के बाहर मेडिकल टीम मुस्तैदी से अपना काम अंजाम दे रही है। मेडिकल की 2 बड़ी टीमें इस काम में लगी हुई हैं।
दोपहर से कल सुबह से हम लगे हुए हैं जब से डिज़ास्टर हुआ है। एंड कल जो 12 लोग निकले थे उसको भी हमने मेडिकल एड दी है। एंड वो 12 ठीक हैं, सेफ़ हैं, स्टेबल हैं। एंड अभी हम जो अंदर जो टनल में और फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसको कवर करने के लिए हम आए हुए हैं। होपफुली उसमें भी कुछ सर्वाइवर्स होंगे तो हम उसको भी रेस्क्यू करेंगे एंड उसको फर्स्ट एड देंगे। सर जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं तो उनको कहाँ पर फिर शिफ्ट किया जाता है, जिस तरह से फर्स्ट एड? हमारा आर्मी हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो आर्मी हॉस्पिटल में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, वार्ड है, आईसीयू है। तो सॉरी, कितनी टीमें लगी आप? हमारी अभी फ़िलहाल 2 टीमें लगी हुई हैं। एक दूसरे साइड पे थी और एक यहाँ पे है। मेन टीम जो है हमारी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर रेस्क्यू है, यहाँ पे काफ़ी बंदे फंसे हुए हैं, तो मेजर टीम जो है हमारी यहाँ पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसान एहतजाज से जुड़ी हुई ये खबर है। किसान एहतजाज पर रियाना के ट्वीट के बाद ट्वीट करने के मामले में फिल्मी हस्तियों और मारूफ शख्सियातों के ट्वीट की छानबीन की जाएगी। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसकी जांच करेगा। तो आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, विराट कोहली समेत कई शख्सियतों ने रियाना के ट्वीट का जवाब दिया था। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने जांच के हुक्म दिया है। एक कांग्रेस वफद ने आज रियासती वजीर दाखिला अनिल देशमुख से वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें यह फैसला लिया गया है। इस मीटिंग में कांग्रेस ने कहा कि सुनील शेट्टी ने तो अपने ट्वीट में मुंबई बीजेपी सतीश जैन को टैग भी किया है। इसके अलावा साइना नेहवाल और अक्षय कुमार का ट्वीट एक जैसा था। इन तमाम ट्वीट्स के वक्त के हवाले से भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय से। अमित, हालांकि अपोजिशन लीडरों की तरफ से कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें मरकजी हुकूमत का हाथ है, जो कि हिंदुस्तान की तरफ से ट्वीट के जवाब दिए गए हैं और अब इसमें जांच होगी, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, गृह मंत्री अनिल देशमुख जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल जो है आज उनसे जूम मीटिंग के जरिए जो है उनसे बातचीत की है। उन्होंने सारी बातें बताई। उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले कई दिनों से जो है किसानों का आंदोलन चला था, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से एक साथ जो है सेलिब्रिटी का आना, एक जैसी भाषा का इस्तेमाल करना, कुछ शब्दों का सेम होना, कुछ लोगों के ट्वीट का सेम होना और जो हैशटैग है वो भी सेम होना, जो है कई सारे संदेहास्पद बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही। कहीं किसी के जो है दबाव में तो नहीं सेलिब्रिटी ये ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी भाषा, शब्द जो है काफी कुछ जो है सेम नजर आ रहा है। इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले को सुनने के बाद जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये कहा कि इन सारी मामलों की जांच जो है राज्य इंटेलिजेंस विभाग करेगा और ये देखे कहीं किसी के दबाव में ट्वीट तो नहीं किए गए। आखिर ये ट्वीट क्यों किए गए, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसमें से ये बताया गया है कि जैसे साइना नेहवाल, अक्षय कुमार का ट्वीट जो है बिल्कुल सेम था। कई लोगों के ट्वीट में जो है एक कॉमन शब्द जो है एमिकेबल, तो ये बहुत सारी चीजें सेम है। अब इसका मास्टर पुलिस जो है इन सितारों को बुलाए और इनका बयान दर्ज कर ये पता लगाए क्या ये सितारे दबाव में या नहीं है। कांग्रेस की शिकायत के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख का ये बयान आया है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब इसमें जांच का हुक्म दे दिया गया है और अब इसकी स्टेट इंटेलिजेंस की टीम इस मामले की जांच करेगी। अमित राय, तफसीलात के लिए शुक्रिया। तो इसी मामले में अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। रियाना जैसी सेलिब्रिटी है, बाकी भी काफी सेलिब्रिटी है वर्ल्ड के, उनकी भी रिएक्शन आ रही है। उनकी रिएक्शन आने के बाद में यहाँ पे हमारे जो भारत के जो अलग अलग फील्ड के जो नामचीन लोग हैं, हमारी लता दीदी है, हमारे सचिन तेंदुलकर साहब है, अक्षय कुमार जी है, नेहवाल नेहवाल, ऐसे अनेक जो अपने अपनी फील्ड में जिनका नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया अपनी अपनी फील्ड में, ऐसे जो सभी सेलिब्रिटीज है, उनकी भी ट्वीट आई है। और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बारे में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है, उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाना है, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, इस प्रकार का आपका जो सवाल है उसमें से कुछ बातें जो आपने यहाँ पे बताई है, खास करके साइना नेहवाल और अक्षय कुमार की ट्वीट जो एकदम सिमिलर ट्वीट है, इस प्रकार की ट्वीट है, उसमें कोई एक लफ्ज भी इधर सिंगल नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ इनको ऐसी प्रकार की ट्वीट
एक ही टाइम सबको करने के लिए मजबूर किया गया क्या? सरासर मैं समझता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्शन में जहां तक मैं समझता हूं इसके बारे में जरूर जांच हम करेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके बारे में पूरी जांच करेंगे कि किस प्रकार से हुआ। खास करके जो सुनील शेट्टी का जो ट्वीट है, उन्होंने जैन नाम के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको रिट्वीट किया। एक जीनियस की पहचान उसकी छोटी उम्र से ही हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे बायजूस यंग जीनियस में। पहले हफ्ते आपको मिलाया था ओडिसी की डांस की वंडर किड श्रीनिका से। उनका जोश बढ़ाया राजकुमार राव ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करे को कब। कबीर दास जी के इस दोहे को 100% सच साबित करते हैं हमारे यंग जीनियसेस। वो आने वाले कल का इंतजार ही नहीं करते। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ओडिशा प्रतिभा अवार्ड से ये सम्मानित हैं द वंडर किड ऑफ ओडिसी 10 साल की श्रीनिका पुरोहित फ्रॉम बेंगलुरु। मुझे स्टेज में परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ। मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। Namaste, Shrinika. Namaste. How are you? I'm doing You good. do the elbow shake with me. Yeah, these are COVID hellos. आइए बैठिए। Hello, Shrinika. Hi. तो ये तो है 10 साल की श्रीनिका पुरोहित। आप जानती हैं ये कौन है? हाँ, कौन है? राजकुमार राव। राजकुमार राव। क्या करते हैं राजकुमार अंकल? एक्टिंग। एक्टिंग। दो महान डांसर्स हैं हमारे सामने, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो बेसिक है ना, अगर वो थोड़ा सा सिखा पाए ओडिसी का। आइए। Thank you, will be my honor. So we will do Chauka number 7 step. ठीक है, so Chauka is one of a very eminent bhangis in Odissi. जब आप लॉर्ड जगन्नाथ को देखते हैं उनका भी पोस्चर ऐसे ही होता है ना? तो जब हम लोग 7 स्टेप करते हैं तो 7 स्टेप्स रखते हैं। धनुपाद कहते हैं इसको। 1 2 3 पृष्ठधनु, 4 5 6 7। वाओ। तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। श्रीनिका ओनली 10 years old। आपने जब आप 3 साल की थी आपको ऑलरेडी लोगों ने बोल दिया था ये वंडर किड है ओडिसी डांस की। हाँ। चलिए आप रेडी हो जाइए और फिर आपका परफॉर्मेंस देखते हैं। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय भास्कर शक्र शिरोवनदे। जय देवी पितामह विष्णुनाथे। जय भास्कर शक्र शिरोवनदे। कितना एफर्टलेसली करती हैं आप, इसलिए आपके लिए भी कुछ स्पेशल है, द बायजूस ट्रॉफी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। आइए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तान